अभी हम लोगों ने एक विषय पे चर्चा करी थी, पेनक्रियाज पर। पिछले भी हफ्ते चर्चा करी थी, मगर छोटी सी और चर्चा कर लेते पेनक्रियाज पर। अब पेनक्रियाज जो है हमारा एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो शरीर के अंदर, मैंने बोला शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, उन ऑर्गनों में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है पेनक्रियाज। ठीक है। वह दो तरीके से काम करता है, एक हार्मोन और एक एंजाइम, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी थोड़ा चर्चा करी थी। ठीक है। दो प्रकार के, एक एंजाइम छोड़ता है जो खाने को पचाने का काम करता है, और एक हार्मोन छोड़ता है जो सूचना को ले जाने का काम करता है और कार्य को पूर्ण करवाने के लिए एंजाइम को मार्गदर्शन करता है, यानी कि उसको सूचना देता है कि भैया इस काम को करो। पेनक्रियाज से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। मोटा मोटा समझते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइपेज अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, काइम को शांत करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन इत्यादि हार्मोन भी जो रक्त द्वारा छोड़ा जाता है, ये पेनक्रियाज का काम है। अब पेनक्रियाज हम लोग दो तरीके से देते हैं, एक टॉप फिंगर में जो पैरों में देते हैं, सीएनएनएस के जरिए भी देते हैं, एनएनएस के जरिए भी जो पैरों में देते हैं, यानी कि टॉप फिंगर का मतलब जो पैरों में देते हैं। एक हम लोग प्रेशर पॉइंट के जरिए देते हैं, जो जांग पे पहले पॉइंट में देते हैं, लिम्फ नोड के पास देते हैं, पहला पॉइंट में देते हैं, है ना, ग्रोइंग एरिया के पास देते हैं। तो इसमें दो पार्ट है, देखा होगा आपने, इसके क्रॉसिंग में नहीं है। पेन क्रियाज क्रॉसिंग में काम नहीं करता, वह सीधे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। जैसे राइट ओवरी हम लोग देते हैं और लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी को हम लोग, राइट ओवरी जब देना होता है तो हम लेफ्ट हैंड में दबाते हैं, और जब लेफ्ट ओवरी देना होता है तो राइट हैंड में दबाते हैं। आपने देखा होगा इस बात को, क्योंकि वो क्रॉसिंग में काम करते हैं। कुछ ऑर्गन जो है क्रॉसिंग में काम करते हैं, कुछ ऑर्गन सीधे काम करते हैं। तो उसमें से एक है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के दो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट से, यानी कि लेफ्ट जांग में जब हम दबाते हैं तो वो हार्मोन को रिलीज करता है। अगर हम दो बार दबाते हैं तो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, जब चार बार दबाते हैं तो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है। ठीक है। उसके बाद जब पांच बार दबाते हैं तो लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स को, ओ एंजाइम को निकालने के लिए हम लोग राइट में दबाते हैं। ठीक उसी तरह जब लेफ्ट में हम लोग 10 बार दबाते हैं तो वो इंसुलिन को रिलीज करवाता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। तो लेफ्ट और राइट, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, यानी कि लेफ्ट और राइट। अगर हम लेफ्ट पैर में दबा रहे हैं, जो चाहिए हमें, अगर किसी के शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, जिसके कारण से उसे बेहोशी आ रहे हैं, यानी कि हमें पता लग रहा है ग्लूकोज की कमी है, तो हम लोग लेफ्ट में 4 पैरा दे रहे हैं, तो वो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है। ग्लूकागॉन रिलीज होगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर उसे ग्लूकाजोन को पकड़ेगा और वो ग्लूकोज में परिवर्तन करेगा और एनर्जी डेवलप होगा, पूरे रक्त द्वारा हमारे शरीर में संचार होगा और ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है। उसी तरह अगर खाने को हमें पचाना है तो सबसे शुरुआत होती है हमारे, जब हम आहार लेते हैं, जब मुंह में से खाना खाते हैं तो मुंह से पाचन स्टार्ट होता है। पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुंह से। मुंह में लार ग्रंथि से शुरू होता है, लाइपेज माइलेज से, फिर वो कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत हो जाती है। हमारा प्रोटीन हमारा स्टमक से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन स्टमक से। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठे का पाचन जो शुरू होता है वो मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ये। मीठे का शुरुआत होती है मुंह से, और प्रोटीन की क्रिया शुरू होती है हमारे पेट से, यानी कि स्टमक के अंदर जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो घोर एसिड में परिवर्तन होता है, यानी कि जब वो 3 से नीचे रहता है, 3 पॉइंट से नीचे रहता है, पीएच 3 से नीचे रहता है, तो वो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वहां से। ठीक है। उसी तरह फैट का पाचन जो है हमारा बाइल से शुरू होता है, बाइल अर्थात गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल से शुरुआत होती है। तो तीनों का पाचन कहां से शुरू हुआ? एक का ग्लूकोज का मुंह से हुआ, फैट का स्टमक से, प्रोटीन का स्टमक से हुआ, और फैट का स्टार्ट हुआ गॉल ब्लैडर से निकलने वाले बाइल से।
यह प्रारूप बदलता बदलता लीवर के पास गया या अलग अलग रूप में एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तन हुआ। प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तन हुआ, फैट फैटी एसिड में परिवर्तन हुआ, ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ, है ना, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से हमारा पाचन शुरू हुआ। मगर इसमें हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट और राइट को समझेंगे, कैसे दबाने में। जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट में दबाते हैं तो ये होता है, राइट में दबाते हैं तो ये होता है। फिर इसको एक बार किताबी भाषा में समझते हैं। दायां पैर, दायां अर्थात राइट पैर, राइट पैर में अगर हम दबाते हैं, 8 बार दबाते हैं, तो जैसे आप लोग जानते हैं 8 पेन देते हैं हम लोग। 8 पेन काय के लिए देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? कायम को शांत करने का काम करता है। कायम किसे कहते हैं? कायम हमारे स्टमक में, जो स्टमक में खाना आया है, खाने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बैक्टीरिया रहित किया। इसके अलावा उस खाने को फुलाने में अपनी योगदान दिया। इसके अलावा इंटेंसिव फैक्टर जैसा हार्मोन भी रिलीज हुआ, वहाँ पर इंटेंसिव फैक्टर रिलीज हुआ जिसने विटामिन को पकड़ा। उसके बाद वह नीचे आया, उसने गैस्ट्रो जूस ने उसे कलर रहित किया। कलर रहित किया, जो खाने में हमने हरा, पीला, लाल, गाजर, मूली इत्यादि खाया तो अलग अलग कलर के हैं, उन कलर को कलर रहित किया। उसके बाद जरूरत के आधार पर डुडेनम में चम्मच, एक स्टूल यानी कि चम्मच के बरोबर हर बार जाता है। जब उसका पाचन हो जाता है फिर दोबारा से उसकी शुरुआत होती है। मगर इसमें एक और चीज है। जब डुडेनम के एरिया में जब शुरुआत होती है, यानी कि डुडेनम में जाने की शुरुआत होती है, उससे पहले दो हार्मोन निकलते हैं। सीसीके और सैक्रेटिन। क्या क्या निकलता है? सैक्रेटिन और सीसीके। सैक्रेटिन और सीसीके ये क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर में सूचना पहुंचाते हैं, गॉल ब्लैडर को, लीवर को सूचना पहुंचाते हैं कि फैट आ रहा है, फैट आ रहा है। उसको क्या करना है? टुकड़े करने हैं। तो लीवर बाइल को रिलीज करता है। उसके बाद वह आता है तो काइम को शांत भी करता है और फैट को तोड़ने का काम भी करता है। फिर उसके बाद वह पेनक्रियाज को बताता है जाकर कि पेनक्रियाज भाई तैयार हो जाओ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हुआ? मुंह पे शुरू हुआ। मगर वो जा कहाँ रहा है? अब छोटी आंत डुडेनम में जा रहा है। तो पेनक्रियाज क्या करेगा? लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन को निकालेगा, जिससे उसके और टुकड़े हो सके और पाचन हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके, चयापचय हो सके। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए पेनक्रियाज का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट आया तो उसने क्या करा? जो पेट के अंदर में जो एसिडिक आहार है उसको शांत करने का क्या मतलब हुआ? कि उसका जो नेचर है, एसिडिक नेचर है, अगर वो डुडेनम में चला गया एसिडिक नेचर, तो डुडेनम को गला देगा, उसको गला देगा। तो वो गले ना, यानी कि जख्म ना बने, और वो डुडेनम जो छोटी आंत का जो पहला प्रथम भाग है उसे डुडेनम कहते हैं, उस एरिया में कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए बॉडी सोडियम बाइकार्बोनेट छोड़ता है, जिससे कि वो जो काइम है वो क्या हो जाता है? अल्कलाइन डिजीज में परिवर्तन हो जाता है। अल्कलाइन डिजीज में परिवर्तन हो जाता है। जब वो डुडेनम के अंदर जाता है तो डुडेनम को नुकसान नहीं पहुंचने देता। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है। तो 8 पेन, तो यह हम जब राइट में दबाते हैं 8 बार, तो 8 पेन राइट में दबाने से सोडियम बाइकार्बोनेट निकलेगा। ठीक है, सीसी के कोलसिस्टोकाइनिन के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सीसीके के बारे में आप जानते ही हैं, 10 पेन, 6 गैसाई, और 10 मेडुला, 6 गैसाई और 3 कोलसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन को बनाने के लिए। अब रहा इसमें मैंने एक बात और बोली कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोर होना जरूरी है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 10 मेडुला, 6 गैस ओनली देते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जितनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा उतनी ही क्वांटिटी में इंटेंसिव फैक्टर भी निकलेगा। जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तेज कम होगा, वैसे वैसे इंटेंसिव फैक्टर का भी तेज कम होगा। यानी कि उसकी रफ्तार पे ही निर्भर करता है, वो कितने समय तक कितनी तेजी में निकलता है, उतनी ही तेजी में इंटेंसिव फैक्टर भी निकलता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा, मतलब जो पीएच है वो कम होगा, पीएच लेवल कम होगा, तो इंटेंसिव फैक्टर का भी जो क्वांटिटी है वो कम होगी।
तो दोनों ही एक ही मात्रा में निकलता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव कम होता है, वैसे वैसे इंटेंसिव फैक्टर का भी प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना। तो इसलिए दोनों की क्वांटिटी सही होनी चाहिए। जो खाने को पचाने के लिए 3 से नीचे होना चाहिए, 3 से नीचे पीएच लेवल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसका पीएच लेवल 3 से नीचे होना चाहिए। तो अगर किसी का पीएच लेवल सही नहीं होता है तो उसे यूडियप आता है, अर्थात अनपचा खाना जो लैट्रिन में मोशन में आता है, जिसे हम लोग यूडियप कहते हैं। अगर इन सही क्वांटिटी में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां आ सकती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हमारी आंतों में जाकर बीमारियां बढ़ा सकती है, हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, हमारी आंत को डैमेज कर सकती है, हमारी म्यूकस मेंबर को डैमेज कर सकती है। जो गुड बैक्टीरिया है उन गुड बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। तो पीएच लेवल का सही होना जरूरी है, क्योंकि पीएच लेवल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सही होगा तो जो बैक्टीरिया, वायरस जो आहार द्वारा, हमारे मुंह द्वारा जो हमारे पेट में गया है उसको जला के वहीं खत्म कर दे। अगर पीएच लेवल कम होगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया, वायरस है वो हमारे आंतों तक पहुंच जाएगा, और आंतों तक पहुंचकर वह नाना प्रकार की बीमारियों में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे गुड बैक्टीरिया को किल कर देगा, ताकि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचे, जिसके कारण से हमें आंतों की बीमारी हो सकती है, कई सारी समस्याएं हमारी बॉडी में उपलब्ध हो सकती है। वही बैक्टीरिया के अंडे या छोटी बैक्टीरिया फिर रक्त द्वारा एब्जॉर्ब लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर जितना मार सकता है फिर उसे लीवर भी मारता है। इसके अलावा जो वाटर, जो पानी हमने पिया है, जो हमारी आंतों में एब्जॉर्ब होता है बॉडी के लिए, वो क्या करेगा, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस चला गया जो खाने के द्वारा, क्योंकि जो पानी तो हम मुंह से पीते हैं ना, तो बैक्टीरिया, वायरस, क्योंकि पीएच लेवल कम होने के कारण क्या हुआ, उसका पीएच लेवल कम होने का जो बैक्टीरिया, वायरस हमारी आंतों तक पहुंच गया, वो पानी के द्वारा एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने पर वो रक्त के द्वारा पहुंचेगा, और रक्त में बहुत सारी बीमारियां पहुंचेगी, जिससे और ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे। तो पीएच लेवल का ठीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीसीके के बारे में, कोलसिस्टोकाइनिन के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ये कैसे निकलता है। राइट ओवरी से जो राइट पेन देते हैं हम लोग, 8 पेन राइट वाला देते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट निकलता है। क्या है, 8 राइट पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट, 8 राइट पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट को निकलता है। तो इसी तरह से मेरे को अभी जानकारी, इसकी किताबों में जानकारी नहीं है कि 8 बार लेफ्ट में दबाने से क्या निकलता है। अगर हम 8 बार लेफ्ट में दबाते हैं तो क्या निकलता है, मैंने इस विषय को लेकर आचार्य जी से बात की थी। अभी आचार्य जी ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, अनूप जी ने थोड़ा सा बताया था। अनूप जी ने यह बताया है कि अभी इस पर रिसर्च नहीं, गुरुजी कुछ बता के नहीं गए, और इसमें कोई रिसर्च भी नहीं हुआ है ना। तो खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे रिसर्च की चीजें हैं। ये तो हमारे जो भी आपके सवाल है जब मैं पूछूंगा तब आप पूछ लेना, ठीक है, उसको नोट करके रख लीजिए आप। अब आते हैं, जो हमने बात करी थी दाएं तरफ की, अब आते हैं बाएं तरफ की, जिस जैसे मैंने बताया कि 10 पेन अगर लेफ्ट में दे रहे हैं हम लोग तो इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर टॉप फिंगर में है, अब क्या है, टॉप फिंगर में अगर हम लोग 2 पेन, अब उसी तरह हम लोग, मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को कि अगर हम लेफ्ट में जो भी देगा, 2 पेन दे दे, 4 पेन दे दे, 10 पेन दे दे, तो ये सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को निकालेगा उतनी ही मात्रा में जो लेफ्ट वाला भाग से निकलेगा, और राइट वाले भाग से हमारे एंजाइम निकलता है जो खाने डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। अब अगर उन्हें 6 टॉप फिंगर, जरा आराम से सुनना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, 60 टॉप फिंगर लेफ्ट ओवरी, अगर किसी को डायबिटीज हो, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, डायबिटीज को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 10 इंसुलिन के बारे में बात करा, अब हम थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें ना। डायबिटीज को लेकर अन्य कोई बीमारी ना हो, तो अगर सिर्फ डायबिटीज है उस बंदे को और कोई अन्य बीमारियां नहीं है इस समय, और पता लगा है कि इन्हें डायबिटीज की शुरुआत हुई है, तो ऐसे पेशेंटों को जब हम लोग 60 टॉप फिंगर लेफ्ट ओवरी प्लस CNNS प्लस 6 NNS और 6 लेफ्ट ओवरी,
क्या 6 लेफ्ट ओवरी जब देते हैं तो इससे लाभ होता है। इसके अलावा 60 टॉप फिंगर बाएं पैर की पेन वाली उंगली में। अब पेन क्रिया जो हमारे जो बाएं तरफ का जो यानी कि जो हमारे लेफ्ट वाला जो पैर है उसका जो पेन क्रियाज वाला है, अगर हम लोग वहां पर 60 यानी कि 60 बार टॉप फिंगर देते हैं तो वो इंसुलिन को बनाने के लिए एक्टिवेट होगा। इसके अलावा प्लस 6 एनएनएस उसी उंगली को अगर हम लोग देते हैं तो वो इंसुलिन बनाएगा। इसके अलावा 10 लेफ्ट पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इंसुलिन बनाएगा। मगर इसमें थोड़ा सा, जैसे इसमें बताया गया 60 टॉप फिंगर लेफ्ट पेन यानी कि पैर की जो लेफ्ट वाला है वो, मुझे लगा 60 वाला जो है वो ज्यादा है। अगर हम 10 पेन दे रहे हैं तो टॉप फिंगर में भी हमें 10 ही देना चाहिए। क्या देना चाहिए? टॉप फिंगर में हमें 10 देके देखना चाहिए कि इंसुलिन क्या प्रभाव दिखा रहा है, इंसुलिन का क्या प्रभाव हो रहा है पेन क्रियाज पर। 10 क्या करना है? 10 बार लेफ्ट में, 10 बार बीच में, 10 बार राइट में, फिर 3 बार देना है इसको, 10-10 करके 3 बार देना है। फिर उसके बाद लेफ्ट पेन देना है इंटू 3 ट्रीटमेंट, यानी कि एक बार हमने 10 लेफ्ट में दिया, फिर बीच वाला दिया, फिर राइट वाला दिया, फिर उसके बाद अंगूठे जो हमारी गांठ, दूसरी गांठ है इसमें भी देते हैं हम लोग, पैरों में हम लोग दूसरी गांठ में भी देते हैं, तो इसमें भी 10 दिया, यहां भी 10 दिया और यहां भी 10 दिया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ भी देते हैं फिर इस तरीके से 10। तो कई लोग लेफ्ट में देते हैं, बीच में देते हैं और राइट में देते हैं, कई लोग चारों जगह पे देते हैं। हम लोग चारों जगह पे देते हैं। हमारे श्री नवल किशोर जी ने हमें ऐसे सिखाया कि चारों जगह पे देना, इस तरीके से देने से बहुत लाभ होता है। तो 10-10 जब हम लोग 3 जगह पर देते हैं, इसको 3 बार करते हैं आधा मिनट के गैप में, फिर हम 10 लेफ्ट पैन देते हैं एक बार, फिर उसके बाद दोबारा हम आधा मिनट के गैप के बाद फिर दोबारा से पैर के पास आते हैं, फिर से हम लोग 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें देते हैं, फिर 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें देते हैं, फिर से हम लोग लेफ्ट 10 पेन देते हैं, फिर दोबारा से आधा मिनट के बाद फिर से वही 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर और 10 इधर और 10 इधर और 10 इधर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर टॉप फिंगर समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना, इसी समय पूछ लीजिए, बता। बलराम साहब, आप उंगली पे दे रहे हैं ना, वो दिखाई नहीं दे रहा आपका पिक्चर में, थोड़ा पिक्चर बड़ी कर सकते हैं आप? मैं पिक्चर आप उधर से बड़ी कर लीजिए, मेरे उसमें नहीं आ रहा क्या? देखो आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है जो आप दे रहे हैं ना। अभी आ रहा है, अब आ रहा है ना? अब इसे आप समझ लीजिए, अंगूठे को समझ लीजिए मेरे पैर का अंगूठा है, लेफ्ट पैर का, और ये लेफ्ट पैर का पेन क्रियाज वाला उंगली है। ठीक है, तो हम लोग एक तो जड़ में देते हैं और एक दूसरी जो गांठ है इसमें भी देते हैं। मतलब पैर की उंगली की जो दूसरी वाली जो उंगली है उसमें 2 जगह देते हैं, एक तो जड़ में देते हैं, एक ऊपर देते हैं, गांठ बीच वाली गांठ पर देते हैं। तो यहां पर 10 बार देना है, फिर यहां 10 बार देना है, फिर इधर 10 बार देना है, फिर इधर भी 10 बार, इधर भी 10 बार और इधर भी 10 बार। इसको 3 बार देना है आधा मिनट की गैप में, है ना। फिर आधा मिनट बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर आधा मिनट के बाद 3 बार इसको देना है। फिर हमें लेफ्ट पैर में जाना है, 10 पेन देना है, फिर आधा मिनट का इंतजार करके वापिस आना है हमें। आधा मिनट का इंतजार करने के बाद फिर दोबारा से यहां पर आएंगे, फिर यहां पर हम लोग 10 बार देंगे उंगलियों में, टॉप फिंगर में 10 इसको आधा मिनट के गैप में 3 बार देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से लेफ्ट पैर में जाएंगे, 10 बार वहां दबाएंगे कि इंसुलिन निकले। इस तरीके से जब हम 3 बार करते हैं तो इंसुलिन बड़ी तेजी से देखा गया बढ़ते हुए, बड़ी तेजी से बढ़ते हुए देखा गया। ठीक है, तो ये इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर डायबिटीज एवं चलते समय सांस फूलने की दिक्कत हो, किसी व्यक्ति को डायबिटीज भी है और चलते चलते सांस फूल जाती है, तो उसमें क्या करना है? 60 टॉप फिंगर। तो 60 टॉप फिंगर मैं बोल रहा हूं, मगर वो जो 10 वाला बताया मैंने, 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर वाला, इसको याद रखना, क्योंकि ये किताब में लिखा है 60, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं, मगर आपको इस पे करके देखना है। जिसमें मैं तो अपने सेंटर में यही दे रहा हूं, कई मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया, 1.5-2 साल से मैं ये 10 जब भी मैं देता हूं तो इसी तरीके से देता हूं।
गिनती के हिसाब से, पेन क्रियाज की गिनती के हिसाब से अगर मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना है तो मैं उसी तरीके से 8 बार ही देता हूँ, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, फिर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, इस तरीके से मैं देके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इससे मुझे लाभ दिख रहा है। मगर ये क्या चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोथेरेपिस्टों को प्रैक्टिस करके इसका अनुभव लेके फीडबैक देने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये पता लगे कि जब हम टॉप फिंगर में भी उसी गिनती के आधार पर, जैसे हम लोग 8 पेन देते हैं तो 8 बार अगर पेन क्रियाज में हम लोग टॉप फिंगर में भी देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, वही काम करता है। तो ये क्या है, रिसर्च का चीज़ है। तो अब मान लीजिए इंसुलिन के लिए तो आपको बता दिया गया कि 60 टॉप फिंगर देना, किताबों में यह बताया गया कि इंसुलिन के लिए 60 टॉप फिंगर देना। तो ये तो हो गया 10 पेन के लिए। अब 8 पेन के लिए कितना देना है, 8 पेन के लिए कितना देना है, ये कैसे पता लगेगा? 20 देना है या 40 देना है या 10 देना है या 8 देना है या 6 देना है? नहीं है, सब अंदाजे में। तो मेरे को इसमें लगा कि जो गिनती है उसी गिनती को जब हमारा पेन क्रियाज के काम को भी यही हमारा टॉप फिंगर देखता है, तो क्यों नहीं उन्हीं पॉइंटों को हम लोग, उसी नंबर को हम लोग पैरों में भी देकर उस कार्य को करने के लिए बाधित करें। क्योंकि जिससे क्या होगा, अगर इंसुलिन की बात आ गई, 10 पेन देने की बात आ गई, तो दिमाग में हमारे रहना चाहिए कि अगर हम टॉप फिंगर में भी दे रहे हैं तो 10 ही देंगे। अगर हम 8 पेन दे रहे हैं, 8 पेन दे रहे हैं सोडियम बनाने के लिए, पैरों में दे रहे हैं टॉप फिंगर में किसी को, जैसे हम लोग ऑल टॉप फिंगर देते हैं, कई बार ऑल टॉप फिंगर देते हैं। ऑल टॉप फिंगर देने का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है ना, क्योंकि उसमें हम लोग गैस जोड़ देते हैं, गैस ओनली, गैस आई, पेन गॉल लीवर, गॉल स्प्लीन लीवर म्यूकस देते हैं, फिर WD दे देते हैं उसमें। तो जब हम पैरों में देते तो पेशेंट बोलता है मेरा पूरा का पूरा शरीर हल्का हो गया, मेरा पेट हल्का हो गया। तो ये पूरे पेट पे काम करा उसने। जब पूरे पेट पे काम करा और कोडा इक्वना वाला पार्ट पे जो नर्व निकल रहा है, जो हमारे पेट के पूरे ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है, तो जब हम 10 पेन दबाने से वहां इंसुलिन निकल रहा है, तो इधर 10 टॉप फिंगर देने से इंसुलिन को कार्य को क्यों नहीं बढ़ाएगा? वो बिल्कुल बढ़ाएगा, मुझे लगता है बढ़ाएगा। तो ये अभ्यास की चीजें जब हम सब मिलकर जब इस क्रिया को करेंगे, तब जाके हमारे इस चीज को हम आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमें तो खोज करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी रहते तो बात अलग थी। अब तो सबको मिलजुल कर एक एक चीज पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसके निचोड़ निकलेगा, उसका फायदा पता लगेगा, फिर हम उसको बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं 10 दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ, 4 देता हूँ, 5 देता हूँ, है ना, 2 भी। अगर मुझे सोमेटोस्टेटिन निकालना है तो मैं टॉप फिंगर में लेफ्ट टॉप फिंगर में 2 बार, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आधा मिनट का इंतजार, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आधा मिनट का इंतजार, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आधा मिनट का इंतजार। अब पैरों पे पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट पैर में, वहां जाके मैं 2 बार दबाऊंगा 6-6 सेकंड का। लेफ्ट पैर में पहुंचने के बाद मैं वहां पर 6-6 सेकंड का 2 बार दबाऊंगा। क्यों दबाऊंगा? सोमेटोस्टेटिन को निकालने के लिए। पहले मैंने पेन क्रियाज को 2 वाला जो टॉप फिंगर में दिया लेफ्ट वाले पैर में, ताकि जो हमारा कोडा इक्वना वाला भाग है, जो नर्व का गुच्छा वाला भाग है जिसको कोडा इक्वना कहते हैं, वो क्या करे, पेन क्रियाज को बता दे, कि भाई सोमेटोस्टेटिन निकालो। क्योंकि सोमेटोस्टेटिन का काम है ग्लूकागोन को और इंसुलिन को सही क्वांटिटी में निकालना, सही मात्रा में निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? सोमेटोस्टेटिन की। पेन क्रियाज में उसका काम है इसको नियंत्रण करना। कम ज्यादा हो रहा, अगर ज्यादा हो रहा है कोई, अगर ज्यादा हो रहा है तो सोमेटोस्टेटिन उसे बैलेंस करेगा। अगर मान लो ग्लूकोज निकल रहा है तो ग्लूकोज को वहां पर है ना, ग्लूकोज को ठीक नियंत्रण करने वाला कि ग्लूकोज ज्यादा नहीं चाहिए भाई, जितना जरूरत है ग्लूकागोन निकल, तू उससे ज्यादा मत निकल। अगर उतनी क्वांटिटी उससे ज्यादा निकल रहा है तो इंसुलिन को निकालेगा वो। यानी कि बैलेंस करने की जिम्मेदारी सोमेटोस्टेटिन की है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें सोमेटोस्टेटिन का काम है कि भाई ग्लूकोज को उतना ही निकाले, ग्लूकागोन को उतना ही निकाले जितनी जरूरत है बॉडी के अंदर। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा घूम रहा है उसको इंसुलिन द्वारा ठिकाने लगा दे, है ना, इंसुलिन द्वारा ठिकाने लगा दे। जैसे हमारे ब्रेन में रख देगा, मसल्स पे रख देगा, लीवर में रख देगा ग्लूकाजोन बनाकर, कि जब जरूरत पड़ेगा तब हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो
अगर किसी को डायबिटीज के साथ में चलने पे सांस फूलने की दिक्कत है तो 60 टॉप फिंगर बाएं पैर के पेनक्रियाज वाले उंगली पर और प्लस 6 एनानस उसी उंगली में देना है, लेफ्ट वाले पैर के। यहां बात हो रही है लेफ्ट वाले की, ठीक है। और वही 10 पेन लेफ्ट वाला 2 बार, ठीक है। ये दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद वही 10 पेन 2 बार, फिर उसके बाद 2 थायराइड, 10 लेफ्ट पेन जो इंसुलिन को बनाने के लिए, उसके बाद 2 थायराइड भी देना है वहां पर। काय के लिए देना है? 2 थायराइड, जो सांस फूल रहा है, उस सांस फूलने की समस्या को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। शरीर के अंदर अगर फैट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए किसी कारण से, तो फैट बढ़ने के कारण भी दिक्कत आ सकती है, उसको कम करने के लिए। इसके अलावा कई सारे और हार्मोन, क्या बोलते हैं, थायराइड जो है कई सारे हार्मोन और बनाता है, उन हार्मोनों के जरिए बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद 1 सिंगल पॉइंट लीवर, यानी कि 1 पॉइंट लीवर इनटू 3 ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट देना है। यानी कि एक बार दबाना ऊपर से, पहले ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला, 6-6 सेकंड के गैप में। तो 1 पॉइंट लीवर इनटू 3 ट्रीटमेंट। उसके बाद लास्ट में पी हैबरिंग सुल्टा उल्टा, पी हैबरिंग सुल्टा उल्टा देना है। सुल्टा उल्टा कैसे देते हैं सबको मालूम है, मुझे यहाँ बताने जरूरत नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग हथेली को इस तरीके से रख के पूरा का पूरा घिसते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये कोनी से लेके नीचे तक घिसते हैं। फिर उसके बाद उल्टा करके इस तरीके इस तरफ, फिर उसको घिसते हैं 6 बार, और यहाँ 12 बार, यहाँ 6 बार और यहाँ 12 बार। तो कैसे करना है? जैसे हम लोग लीवर देने के लिए, यहाँ देने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए धीरे 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 135 डिग्री पर जाना है, 130 डिग्री पर जाके यहां तक देते हुए जाना है, धीरे धीरे नजदीक नजदीक एक एक पॉइंट बढ़ाते हुए जाएंगे, है ना। ऐसे करके 3 राउंड देंगे, जिससे कि उनकी जो लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, ऑक्सीजन क्वांटिटी बढ़ जाए, और ये जो उल्टा सुल्टा से हार्ट लंग्स वालों को बहुत लाभ होता है, प्लस हार्ट वालों को भी बहुत लाभ होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डायबिटीज एवं हाई बीपी हो, डायबिटीज भी है साथ में हाई बीपी भी है, तो ऐसे पेशेंटों को 30 लेफ्ट मेडुला, हाई बीपी के लिए 30 लेफ्ट मेडुला देना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद 10 लेफ्ट मेडुला, वहां पर जो मेडुला देंगे लेफ्ट वाला ही देंगे, राइट वाला नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ बीपी वाला है ना। मगर डायबिटीज भी है और बीपी भी है, हाई बीपी की बात भी है, तो लेफ्ट 10 मेडुला देंगे, साथ में देंगे 6 गैसाई और 3 गॉल, 6 गैसाई और 3 गॉल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है 10 लेफ्ट पेन, काय के लिए? इंसुलिन बनाने के लिए, इनटू 3 ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम बॉडी के नेचर को समझकर, यानी कि म्यूकस जीरो और लीवर जीरो के दर्द के आधार पर, वैसे तो जिनका हाई बीपी होता है उनका अल्कलाइन यानी कि लीवर में ही प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, लंबे समय से बीमार होने के कारण, कोर्टिसोल बढ़ने के कारण भी बीपी हाई होती है, मगर नेचर चेंज हो सकता है। पेशेंट का म्यूकस जीरो में भी दर्द हो सकता है, लीवर जीरो में दर्द ना हो सकता है कि म्यूकस जीरो में दर्द हो। तो ऐसे में हमें जो हैपरिंग ट्रीटमेंट देना है वह विचार के आधार पर, अर्थात किसी के लीवर जीरो में दर्द हो तो उसको पी हैपरिंग देना, अगर किसी के म्यूकस जीरो में दर्द हो तो उसे ए हैपरिंग देना। मगर म्यूकस जीरो लीवर जीरो जरूर चेक करना है, हर रोज चेक करना है ना, ताकि हमें बॉडी का नेचर पता लगे, उसके आधार पर हमें यह फार्मूला देना है। दोबारा से बोलूं एक बार, 30 लेफ्ट मेडुला, दूसरा ट्रीटमेंट 10 लेफ्ट मेडुला, 6 गैसाई 3 गॉल, तीसरा 10 लेफ्ट पेन इनटू 3 ट्रीटमेंट, चौथा मैंने बताया लीवर जीरो म्यूकस जीरो के आधार पर पी हैबरिंग, या फिर हम लोग दे सकते हैं ए हैबरिंग, म्यूकस जीरो लीवर जीरो के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाएं पैर के गैस ओनली उंगली में दर्द हो तो, यानी कि जो बाएं पैर के गैस उंगली वाले ओनली वाले जो दर्द है उसमें अगर दर्द हो तो क्या करना है? बाएं, हाँ बाएं, ठीक है। अगर बाएं पैर के
गैस ओनली उंगली में दर्द ज़्यादा हो तो स्टूल में एसिड ठीक से नहीं बन रहा है, यानी कि स्टमक में जो है उनके एसिड ठीक से नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों को यूडीएफ तो होगा ही। इसीलिए 60 टॉप फिंगर बाएं पैर पर और गैस वाला उंगली अंगूठे को भी देना है 60 टॉप फिंगर, और साथ में प्लस C6 NNS साथ में देना है। क्या कह रहे हैं ये? अगर किसी के बाएं पैर के उंगलियों में, बायां पैर है हमारा, उसके टॉप फिंगर में यानी कि गैस ओनली वाले भाग में, यानी कि बाएं पैर में यानी लेफ्ट पैर में जो अंगूठा है वो गैस ओनली को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? गैस ओनली को प्रेजेंट करता है। तो अगर किसी के गैस ओनली वाले भाग में जब हम लोग टॉप फिंगर दे रहे हैं और उसके खूब दर्द हो रहा है, तो इससे हमें यह पता लगा है कि इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बन रहा है। इसका मतलब इसे यूडीएफ की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? उसे यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है, या तो फिर क्या करना है, उस समय 60 टॉप फिंगर बाएं पैर में देना है गैस वाली में, और C6 NNS प्लस 6 NNS देने के बाद हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट देंगे। तो उसका बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि गैस ओनली में दर्द तो है, साथ में लीवर जीरो में भी दर्द होना चाहिए, तब हम यूडीएफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जिनको यूडीएफ होता है उनकी इन्फ्लामेशन की भी समस्या होती है, उनको इन्फ्लामेशन की समस्या भी होती है। इसीलिए यूडीएफ ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा हाफ कुंडली 20 सेकंड 4 बार देते हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन के लिए देते हैं, यानी कि थायमिन, नाइसिन, विटामिन डिफिशिएंसी भी होती है। ठीक है, विटामिन हमारे फोलिक एसिड हमारे असेंडिंग कॉलोन में बनता है और डिसेंडिंग कॉलोन में विटामिन B12 बनता है। उसके लिए हम लोग 2 पार्को देते हैं उसको उकसाने के लिए, और विटामिन B12, फोलिक एसिड और थायमिन और नाइसिन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग 8 पार्को का इस्तेमाल करते हैं, 8 राइट पार्को और लेफ्ट राइट पार्को का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए हाफ कुंडली 20 सेकंड 4 बार देते हैं। उसके बाद 10 मेडुला गैस ओनली, ये यूडीएफ ट्रीटमेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने के लिए है। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट का यूडीएफ की समस्या तो है, मगर उसका जो स्टूल अर्थात मोशन यानी कि लैट्रिन जो है नॉर्मल आता है। उससे जब पूछा जाता है कि आपकी लैट्रिन कैसे आती है, तो वो कहता है मेरी लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल है ना, नॉर्मल आ रही है। तो ऐसे में उसका लैट्रिन का जो रूप है वो बदल ना जाए, गिल्ला गिल्ला ना आने लगे। इसीलिए अगर क्योंकि मान लो हमने खाली गैस ओनली दिया, अगर किसी को लूज मोशन के यानी गिल्ला गिल्ला लैट्रिन आ रहा है, तो उसको हम लोग 10 मेडुला 6 गैस ओनली देते हैं, तो उसका मोशन अगले दिन से ठीक स्टूल में आने लग जाता है। अगर किसी का नॉर्मल है तो उसको गैस आई जोड़ के देना है। कि कोई कहता है कि हाँ मेरा लैट्रिन नॉर्मल आ रहा है, तो गैस ओनली के साथ में गैस आई जोड़ना है। इसीलिए देखा होगा आपने यूडीएफ में गैस ओनली और गैस आई है, मगर इसका लॉजिक यह है कि किसी की अगर गिल्ली लैट्रिन आ रही है, गोबर की तरह आ रही है, तो उसको हम लोग सिर्फ गैस ओनली देंगे। उसके बाद जब लैट्रिन सुधर जाता है, उसका नॉर्मल हो जाता है, तो उस जगह पे उसका प्रारूप ना बदल जाए लैट्रिन का, इसके लिए गैस आई को भी उतनी ही क्वांटिटी में देते हैं ताकि उसका बैलेंस बना रहे। तो इसीलिए गैस ओनली और गैस आई 6 गैस ओनली 6 गैस आई दे रखा उसमें। तो स्टूल के आधार पर हमें फैसला करना है। तो जिन लोगों को यूडीएफ की समस्या यानी कि लीवर जीरो में दर्द है, तो उन लोगों का जो मोशन आता है वो गिल्ला आता है, गिल्ला मोशन आता है ना, बंधा हुआ मोशन नहीं आता है, गिल्ला मोशन आता है। तो ऐसे पेशेंटों को समझकर ही हमें यूडीएफ में 10 मेडुला गैस ओनली ये फैसला करना चाहिए। अगर नॉर्मल आए तब हमें गैस आई देना है, और अगर स्टूल गिल्ला आ रहा है तो हमें गैस ओनली पर रुक जाना है। उसके बाद इसमें क्या कर रखा है, फास्ट ट्रीटमेंट का उल्लेख किया गया है, फास्ट ट्रीटमेंट दिया गया है और अजय ट्रीटमेंट दिया गया। फास्ट ट्रीटमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि नॉर्मल ट्रीटमेंट, जिनके हम लोग लीवर जीरो में दर्द होता है, जिनका स्टूल गिल्ला आता है, उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर किसी का स्टूल ठीक आ रहा है और यूडीएफ की समस्या है, तो वहां फास्ट ट्रीटमेंट की जगह हम लोग नॉर्मल अजय नॉर्मल देते हैं,
और किसी का गिल्ला स्टूल आ रहा है तो वहां पर फास्ट ट्रीटमेंट और अर्जेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई पैरालिसिस वाला है, कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, उसके लिए यूडीएफ ने न्यू यूडीएफ के नाम से बना हुआ है ना, न्यू यूडीएफ के नाम से आपके पीडीएफ में मौजूद है। जिसको और गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए न्यू यूडीएफ बना हुआ है, ठीक है, उसको दे सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको छोटी मोटी समस्या है, एक अद्धा चीजें हैं, डायबिटीज जो भी चीज हो गई है, शुरुआती दौर है, तो उन लोगों को हमें इन चीजों को देना चाहिए, क्योंकि पेट अनडाइजेस्टिव फूड सिस्टम के कारण ही बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आती है। ये यूडीएफ क्या है, ये डायबिटीज है, लाइफ स्टाइल डायबिटीज है ना। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जो जन्मजात होता है, जिसमें इंसुलिन बीटा सेल्स बनते नहीं है, या पेनक्रियाज डैमेज होता है, या पेनक्रियाज होता ही नहीं है, तो उन लोगों को इंसुलिन पर निर्भर होना पड़ता है। अगर किसी का पेनक्रियाज सही सलामत है, बाकी सारी चीजें सही निकाल रहा है, सिर्फ बीटा सेल्स की क्वांटिटी कम है या बीटा सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है ना। उसके लिए हमें फार्मूले बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक एलोपैथिक में तो ऐसा कुछ बना नहीं है कि बीटा सेल्स का निर्माण हो जाए, बीटा सेल्स का निर्माण हो जाए। मगर यह देखा गया है कि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाया जाता है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाया जाता है, जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। वही बीटा सेल्स, स्टेम सेल्स जो है बीटा सेल्स की क्वांटिटी को, बीटा सेल्स को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल बनाने का काम करता है, अगर न्यूरोथेरेपी में जो हमने अभी बीच में एक दिन मेरे आचार्य जी से बातचीत हुई थी, तो आचार्य जी ने कुछ सजेशन दिया मुझे ट्रीटमेंट का। तो हमें ऐसे पेशेंट चाहिए जो लोग टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंटों पर हम लोग रिसर्च करके देख सकते हैं, अपने फार्मूले को अपना कर देख सकते हैं, लगातार कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट देके, कि ताकि हमें यह पता लग जाए कि हमारा जो फार्मूला बनाया हुआ है वो कितना कारगर है। जो हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद अध्ययन करके जो विचारधारा, जो निर्णय लिया फार्मूला बनाने में, वह कितना कामयाब हुआ। ये कैसे होगा, हम सबको मिलकर इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 15 मेडुला का उल्लेख किया गया, किसमें, यूडीएफ में। 15 मेडुला का काम क्या है, एसिटिल कोलाइन को बनाना। एसिटिल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर कहां बनते हैं, ये हमारे न्यूरॉन सेल्स में बनते हैं, ये हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये न्यूरॉन सेल्स में ही बनते हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर अपनी जगह पर से ही ऑर्डर देता है, वो ट्रेवल नहीं करता है। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता तो है, मगर वो यात्रा नहीं करता है। यात्रा कौन करता है, हार्मोन करता है। हार्मोन को, कार्य को बढ़ाने के लिए, उसको ऑर्डर देने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। तो 15 मेडुला न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ये हमारे मसल्स जो है हमारे, या हमारे जो क्या बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स है, इनके कार्यों को उत्साहित, तेज रफ्तार बढ़ाता है, इसको तेज करने का काम करता है। सबसे पहले खोजे जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटिल कोलाइन, जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, उसका नाम है एसिटिल कोलाइन। तो ये हमारे आंतों में भी पाया जाता है, क्योंकि आंतों में, जैसे आप जानते हैं कि हमारी आंतों में जितनी हमारी ब्रेन में हार्मोन बनते हैं, तो वही हार्मोन हमारे कुछ मात्रा में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। तो ये वहां तक काम करता है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तक काम करने का काम करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तक काम करने का काम करता है ये, ठीक है। जिस तरीके से 10 मेडुला वेगस नर्व जो है 10 मेडुला, ये हमारे हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे डिसेंडिंग कॉलन, जो हमारा बड़ी आंत है, बड़ी आंत के ट्रांसफर कॉलन के लास्ट तक काम करता है। उसके बाद से आगे का जो फंक्शन है वो 2s45 देते हैं, हम लोग देखा होगा, जानते होंगे आप, 2s45 का इस्तेमाल करते हैं। वो 2s45 क्या करता है,
वो हमारे डिसेंडिंग कॉलम, जो डिसेंडिंग कॉलम में विटामिन B12 बनता है, उस कार्य को उकसाता है। इसके अलावा मोशन को आगे बढ़ाकर स्टूल को पास करने में वहां के जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा पेरिस्टेटिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करता है ना। तो अगर हम 10 मेडुला किसी को देते हैं, 10 मेडुला के बाद अगर हम कॉन्स्टिपेशन के उसमें पॉइंट में देते हैं कि कब्ज भी है साथ में, जैसे यूडीएफ में हम लोग दे रहे हैं, यूडीएफ में दे रहे हैं, अगर हमें विटामिन B12 बनाना है, विटामिन B12 बनाना है, तो हमें 10 मेडुला के साथ में, हमें गैस ओनली के साथ में हमें ये भी देना पड़ेगा 2S45, क्योंकि विटामिन B12 बनाना है अगर हमें, तो 2S45 देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कोल्ड ट्रीटमेंट का प्रयोग पहले करना पड़ेगा। कोल्ड ट्रीटमेंट में अगर हमें विटामिन के लिए इस्तेमाल करना है तो 10 मेडुला जैसे हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि यूडीएफ, जिनको यूडीएफ की समस्या हो गई, जिनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनेगा, तो उनका इंटेंसिव फैक्टर जो विटामिन को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है वो भी कम बनेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, जितनी क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी उतनी ही क्वांटिटी में वो भी बनेगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनेगी, HCl कम बनेगा, तो वो भी कम बनेगा, इंटेंसिव फैक्टर भी कम बनेगा, जिसके कारण से विटामिन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो उसमें हमें थोड़ा सा फेर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसमें हमें 10 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट, फिर उसमें 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 3 गॉल, इसका पहले इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंटेंसिव फैक्टर भी बने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बने। हाँ, इसमें बात थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर किसी को एसिड की समस्या है, एसिडोसिस की समस्या है, अल्सर की समस्या है, तो उन लोगों को 10 मेडुला और गैस ओनली नहीं देना है हमें, है ना, क्योंकि वहां जख्म है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो और दिक्कत करेगा। तो इसलिए हम, जिनको अल्सराइटिस की समस्या होती है, एसिडोसिस की समस्या होती है, तो उस दौरान हम लोग 10 मेडुला और गैस ओनली का उपयोग नहीं करते हैं। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 15 मेडुला के बारे में भी बता दिया मैंने, सरल भाषा में बताने का प्रयास किया मैंने कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारी न्यूरॉन सिस्टम पे लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और ये सबसे पहले खोजे जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर दाएं पैर यानी कि राइट पैर की अंगूठे में यानी कि गैस आई, राइट पैर का जो पहला अंगूठा है उसे गैस आई का पॉइंट माना जाता है। अगर उसमें ज्यादा दर्द हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत जो है वो कम काम कर रही है, यानी कि भोजन का अवशोषण ठीक से अब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा है। अगर हमारे गैस आई वाले पॉइंट में दर्द आ रहा है, जो राइट पैर के, है ना, राइट पैर के अंगूठे में अगर हमने ट्विस्ट किया और वहां पर खूब दर्द मिला, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका जो डाइजेशन सिस्टम है, अब्जॉर्बेशन बहुत स्लो है। जितना तेज दर्द होगा, ज्यादा दर्द है, छूने से आदमी छटपटा रहा है, तो वहां समझ जाना कि इसका एब्जॉर्बेशन बिल्कुल ही डाउन हो रखा है। तो वहां क्या करेंगे हम लोग, 60 टॉप फिंगर दाएं पैर के अंगूठे में, गैस वाले अंगूठे में, गैस आई वाले अंगूठे में, उसके बाद प्लस 6 NNS ये देंगे। उसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट है 15 मेडुला, 15 मेडुला, और उसके बाद 10 मेडुला, 6 गैस आई और 1 गैस आई, 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला। क्या बोला यहां पर, 15 मेडुला देना, उसके बाद 10 मेडुला देना है, और उसके बाद 1 गैस आई देना है 6 पॉइंट वाला। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला 2 ट्रीटमेंट, यानी कि 1-1 मिनट के गैप में 2 बार देना है। याद रहे, हार्ट पेशेंट को 10 मेडुला लेफ्ट में ही देना। अगर कोई हार्ट का मरीज है तो उसको जो लेफ्ट मेडुला दोगे वो लेफ्ट में ही देना, है ना। उसी तरह से हार्ट के पेशेंट को लेफ्ट ओवरी भी देने से पहले विचार करना चाहिए, लेफ्ट ओवरी देख के देना चाहिए। हार्ट का जो पेशेंट है उसको लेफ्ट ओवरी देने से पहले विचार करना जरूरी है ना। कई बार क्या होता है, हार्ट का पेशेंट जो होता है कब्ज का मरीज होता है,
तो उसमें हम लोग लेफ्ट साइड फार्मूला देते हैं। लेफ्ट साइड फार्मूला मतलब जो कब्ज है उसको खोलने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग समझकर ही देना है हमें, है ना, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को लेफ्ट ओवरी नहीं देना चाहिए। जिनको डायबिटीज के पेशेंट है उनको लेफ्ट ओवरी देने से बहुत तेजी से लाभ होता है। पेनक्रियाज के पेशेंट को जिनको इंसुलिन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको जब हम लोग 6 लेफ्ट ओवरी देते हैं तो उससे उन्हें लाभ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को नोट करके अपने दिमाग में रखते हैं तो इससे हम लोग लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पेन पॉइंट, जैसे हम लोगों ने बताया कि पेट के पेन पॉइंट, पेट जो हमारा है इसके जो दर्द है, इसके आधार पर कुछ फार्मूले के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि ऐसे अगर हम किसी को समझकर फार्मूला दे, यानी कि पेन पॉइंटों को, न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंटों को समझकर अगर हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है, कोई जो ट्रीटमेंट बने हुए हैं, जो फार्मूले हमारे सीनियरों ने बनाए, इसके अलावा गुरुजनों ने बनाए, इसके अलावा गुरुजी ने बनाए, जो फार्मूला बुक हमारे पास है उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट के लिए जो फार्मूला इस पेशेंट को काम आ रहा, वो जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को भी काम आए, या तीसरे पेशेंट को, चौथे पेशेंट को काम आए। नहीं, हमें अकॉर्डिंग समझकर काम करना है, उसमें से क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, क्या बढ़ाना है, वो समझकर हमें काम करना है। जैसे मैंने बताया यूडीएफ में कि फास्ट ट्रीटमेंट क्यों देना है और नॉर्मल अजय नॉर्मल क्यों देना है ना। जिनको नॉर्मल लैटरिंग आ रही है उनको हम नॉर्मल अजय नॉर्मल देते हैं, और जिनका गिल्ला मोशन आ रहा है तो यूडीएफ में अगर देना पड़े हमें तो उसमें हम लोग नॉर्मल अजय तो नॉर्मल तो नहीं देते हैं, मगर उसमें हम लोग फास्ट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमें डिसाइड करना है। फिर उसी तरह से जैसे लीवर जीरो के बारे में मैंने बताया कि लीवर जीरो में अगर किसी के दर्द हो और गैस के पॉइंट में दर्द हो तो वहां पर हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या गैस ओनली के पार्ट में दर्द हो तो हम लोग यूडीएफ इस्तेमाल करते हैं, यूडीएफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर किसी को म्यूकस जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है, गैस के पॉइंट में दर्द है, या उन्होंने बोला कि मेरे को कब्ज तो है मगर यूडीएफ की समस्या भी है, हमने देखा कि इसको कब्ज भी है मगर यूडीएफ की समस्या भी है, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसे बड़े पेशेंट का मरीज है मगर उसको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी है और म्यूकस जीरो में दर्द है। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग क्या करते हैं, जीवन धारा ट्रीटमेंट देते हैं, जीवन धारा ट्रीटमेंट देते हैं। तो जीवन धारा ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, 6 गैस ओनली 6 गैस आई। क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, अगर उसका सीवियर कब्ज की समस्या है, उसकी मोशन सही ढंग से अगर नॉर्मल हो रहा है, उसका मोशन नॉर्मल है और लीवर जीरो में भी, गैस ओनली में भी दर्द है उसके, और म्यूकस जीरो में भी दर्द है, और हमें जीवन धारा ट्रीटमेंट देना है, उसका मोशन ना बिगड़ जाए, उसके लिए 6 गैस ओनली 6 गैस आई देना है। अगर हमने देखा कि उसका बीपी भी कम है और उसे कॉन्स्टिपेशन जो है, सीवियर कब्ज है, तो उस जगह पर जो गैस आई का जो पॉइंट है, जो गैस आई दे रहे हैं हम लोग 6, उसको 9 गैस आई करेंगे, 9 गैस आई करेंगे। फिर उसमें हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे, उसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट है देखना जीवन धारा में, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने न्यू जीन ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जब लंबे समय तक ऐसी समस्याएं होती हैं तो इसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन आने लग जाता है, हमारे डीएनए में परिवर्तन आने लग जाता है ना। प्रोटीन का सही ढंग से, प्रोटीन की वजह से परिवर्तन आने लग जाता है हमारे डीएनए में। तो उस डीएनए को सही करने के लिए हमें क्या करना है, न्यू जीन ट्रीटमेंट जोड़ा गया है उसमें। उसके बाद बॉडी के टॉक्सिन को निकालने के लिए, बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए किडनी को मालूम है कि रक्त में जो भी चीजें ज्यादा होंगी उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी किडनी की है। अगर कोई चीज शरीर के अंदर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब किडनी सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है, या उसको आदेश नहीं मिल रहा है, जो उसको ऑर्डर देता है कि भाई तुम इस सामान को बाहर निकालो और इस सामान को दोबारा से वापस निकालो, लाओ रक्त में,
क्योंकि किडनी में क्या होता है, जब किडनी छानती है रक्त को, फिल्टर करती है, जब रक्त को छानती है तो कुछ रॉ मटेरियल निकाल देती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें निकाल देती है छानकर। तो उसमें से कोई चीज़ शरीर को ज़रूरत होती है तो वापस से वो रक्त में डाल देती है, और जो चीज़ एक्स्ट्रा होता है, यूरिया इत्यादि जो होते हैं, उनको वो बाहर निकाल देती है। अगर ग्लूकोज भी ज़्यादा हुआ तो वो भी उसको बाहर निकालने का काम करती है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट जहाँ भी अगर बाथरूम कर दे वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती है। तो इसका मतलब अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो बाथरूम द्वारा शुगर निकलना चाहिए। अगर बाथरूम द्वारा शुगर नहीं निकल रहा है, टेस्ट कर दौरान पता लगा, जब हमने बाथरूम का टेस्ट करवाया तो देखा कि शुगर की क्वांटिटी इसमें कम आ रही, मगर रक्त में बहुत ज़्यादा है, शरीर के अंदर ज़्यादा है, मगर बाथरूम में कम आ रही है। तो इसका मतलब किडनी को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे शुगर को कितना निकालना है, या उसको जो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति है वो ऑर्डर सही ढंग से नहीं दे पा रहा है, कि किडनी को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या निकालना है और कितना निकालना है और क्यों, ठीक है ना। तो तब उसके लिए क्या कर रखा है, उसमें किडनी क्लियर दे रखा है, उसमें किडनी क्लियर दे रखा, कौन सा वाला, 7 वाला किडनी क्लियर दे रखा है। क्योंकि उसमें लो बीपी हो सकता है, जिनको लीवर जीरो में होता है दर्द, म्यूकोस जीरो में जिनके दर्द होता है उनको लो बीपी हो सकता है, उनको लो बीपी हो सकता है। अगर उसको लो बीपी की समस्या भी है तो उसको 7 वाला देना, उसको 7 वाला देना। क्यों देना 7 वाला भाई, 7 वाला क्यों देना है हमें? जैसे आपने देखा होगा इंटेंसिव फैक्टर, एक इंटेंसिव फैक्टर होता है जो हमारे इमरजेंसी में काम आता है, जो हम लोग लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं। क्या देते हैं? लंग्स प्लस शोल्डर। तो इंटेंसिव फैक्टर 1, इंटेंसिव फैक्टर 2, ये बनता है तो हमारी बॉडी के अंदर बीपी को बढ़ाने का काम करता है। जो इमरजेंसी में कोई घटना हो जाती है, खून निकल जाता है, रक्त निकल जाता है एक्सीडेंट वगैरह के दौरान, तो इमरजेंसी में बॉडी को, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन, जितने भी आर्टरी है उनको सिकुड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो स्प्लीन के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ब्लड है जो इमरजेंसी में काम आना चाहिए, वो स्प्लीन को कहता है कि भाई रक्त को रक्त में छोड़ दे, ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता रहे, ब्रेन डैमेज ना हो जाए, न्यूरॉन्स डैमेज ना हो जाए। तो 7 उसमें देखा होगा आपने, 7 म्यूकस जीरो, फिर देते हैं 7 लीवर जीरो, ओ सॉरी 7 म्यूकस जीरो फिर 7 लीवर देते हैं, उसके बाद लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं। पहले हम लोग 7 म्यूकस जीरो फिर 7 लीवर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं। तो ये क्या इंटेंसिव फैक्टर 2 बनाता है। तो जब म्यूकस दिया हमने, जो 7 म्यूकस दिया, म्यूकस जीरो दिया, सॉरी 7 म्यूकस जीरो जो दिया, उसने इंटेंसिव फैक्टर बनाया, तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया। अगर किसी का बीपी हाई है और म्यूकस जीरो में दर्द है तो उस जगह पर 7 वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 3 वाला इस्तेमाल करेंगे। जो 3 वाला है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव फैक्टर ना बने, नहीं तो उसका बीपी और बढ़ सकता है। तो उस जगह पे हम लोग कई परिवर्तन करना, जैसे मैंने बताया ना, फार्मूला एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हमें विचारधारा, उसकी जो सब कुछ जांच करने के बाद उसके आधार पर हमें फार्मूले में परिवर्तन, उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं, कुछ बढ़ाने पड़ते हैं, कुछ घटाने पड़ते हैं। तो जब लो बीपी था तो हमने 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो दिया, 8 चेस्ट 20 राउंड एरो दिया। मगर वहीं पर जब हमने देखा कि इसका बीपी हाई है, मगर म्यूकस जीरो में भी दर्द है, गैस में भी दर्द है, तो उस जगह पे हम लोग 3 वाला किडनी क्लियर देंगे, है ना, 3 वाला किडनी क्लियर देंगे। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है ना। तो उस कार्य को उत्साहेंगे ताकि जो बीपी है वो डाउन हो जाए। अगर फिर भी डाउन ना हो तो ऐसे पेशेंटों को उल्टा किडनी क्लियर दिया जाता है ना। तो ये हमें सोच समझकर इन चीज़ों को देना है, इन चीज़ों को समझकर ही हमें काम करने की प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो अभी मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि इसमें शुरू करूंगा तो ये भी लंबा चैप्टर है, आधा घंटा पौन घंटे से 1 घंटा का लेक्चर है ये भी, जो आगे मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि गैस ओनली में, गैस आई में दर्द हो और राइट ओवरी में दर्द हो और विटामिन B12 वाले पॉइंट में दर्द हो तो कौन सा फार्मूला हमें देना चाहिए।
गैस ओनली में दर्द हो, गैस आई में दर्द हो, राइट ओवरी में दर्द हो, विटामिन B12 में दर्द हो, फोलिक एसिड में दर्द हो, तो उस जगह पे हमें कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। क्रैम्प्स आते हो, विटामिन B12 के पॉइंट में दर्द हो, तो उस जगह पे कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी जानकारी आपको प्राप्त आगे चलकर होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा